आम आदमी पार्टी की पूरी सियासत आरोप लगाने की ही रही है। अरविंद केजरीवाल से लेकर पार्टी का हर छोटा बड़ा नेता अब तक यही करता रहा है। सत्येंद्र जैन का मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो या शराब घोटाले का, या फिर अरविंद केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन का मामला, या दिल्ली में आई बाढ़, अपने को बचाने के लिए पार्टी ने हर दम झूठ का ही सहारा लिया। फिलहाल आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी चल रही है, लेकिन इस झूठ की सियासत पर एक कौवे ने अचानक चोंच मार दी। असल में मामला संसद के परिसर में राघव चड्ढा का है, जो मोबाइल पर किसी से बात करते हुए जा रहे थे। इतने में अचानक एक कौवा उड़ता हुआ आया और उसने राघव चड्ढा के सिर पर चोंच मार दी। कौवे के हमले से चड्ढा हड़बड़ाकर नीचे झुक गए और अब राघव चड्ढा की ये तस्वीर वायरल हो रही है। और अब राघव चड्ढा की इस तस्वीर के बाद बीजेपी से लेकर सोशल मीडिया पर लोग इस पर तरह तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने पुरानी कहावत झूठ बोले कौवा काटे से इसे जोड़कर मजे लिए। कुछ लोगों ने राघव की सलामती की उम्मीद जताई तो कुछ ने अब शगुन भी बता डाला। हालांकि राहत की बात यह है कि राघव को चोट नहीं आई। राज्यसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने के बाद राघव चड्ढा बाहर निकले, फोन पर बात करने में व्यस्त थे। अचानक ऊपर से एक कौवा आया और उसने उनके सिर पर चोट मारने की कोशिश की। दिल्ली बीजेपी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी इस तस्वीर को शेयर करते हुए तंज कसा गया। बीजेपी ने कहा, झूठ बोले कौवा काटे, आज तक सिर्फ सुना था, आज देख भी लिया, कौवे ने झूठे को काटा। एक यूजर ने लिखा कि लोकतंत्र पर सीधा हमला, संसद परिसर में आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा को चोंच मारा गया। एक दूसरे यूजर ने लिखा कि ये सब लोकतंत्र की आवाज दबाने की कोशिश है। तो एक अन्य यूजर ने लिखा कि इसके पीछे बीजेपी का हाथ हो सकता है, सर जी को इसके खिलाफ आंदोलन का ऐलान करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कर्नाटक कांग्रेस में खटपट शुरू हो गई है। सिद्धरामैया सरकार के विधायक अपनी ही सरकार के मंत्रियों से इस कदर नाराज हो गए कि उन्होंने सीएम को पत्र लिख मारा और मामले में हस्तक्षेप की मांग कर डाली। जब मामला सबके सामने आ गया तो कांग्रेस 11 विधायकों के पत्र को फर्जी बताने लगी। लेकिन इतना तो तय है कि कर्नाटक सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। एक दिन पहले ही डीके शिव कुमार ने सरकार के गिरने की आशंका जाहिर की थी। ठीक उसके बाद 11 विधायकों का ये पत्र सामने आ गया। इस पत्र के सामने आते ही हंगामा खड़ा हो गया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि विधायकों की ओर से पैसे की मांग करने का आरोप सही नहीं है। साथ ही जो पत्र वायरल हुआ उसमें छेड़छाड़ की गई है। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने इस पत्र को फर्जी बताया। विधायक BR पाटिल का नाम इस लेटर हेड पर है। उन्होंने भी पत्र की सत्यता पर सवाल उठाए। पाटिल ने इसके पीछे भाजपा की चाल बताई। BR पाटिल ने कहा कि ये मेरा लेटर हेड है और मैं सीरियल नंबर रखता हूं ताकि पेजेस का दुरुपयोग न हो। हालांकि शेयर हो रहे पत्र में सीरियल नंबर नहीं है, ये फर्जी है। हो सकता है कि भाजपा ने फर्जी पत्र बनाया हो, इसकी जांच होनी चाहिए। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया था कि कर्नाटक में कांग्रेस के नाराज विधायकों ने आरोप लगाया कि वे कोई काम नहीं कर पा रहे, वे लोगों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि मंत्री सहयोग नहीं कर रहे हैं। वायरल पत्र में लिखा गया कि हम लोगों की उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर पा रहे हैं। 20 से अधिक ऐसे मंत्री हैं जो हमारे निर्वाचन क्षेत्र में काम को लेकर जवाब नहीं दे रहे। सिद्धरामैया के कथित तौर पर लिखे शिकायत भरे पत्र में कहा गया कि मंत्रियों से संपर्क ही नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि काम से जुड़े संदेश भेजने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति से संपर्क करना पड़ता है। पत्र में लिखा गया कि यही वजह है कि लोगों की उम्मीदें पूरी नहीं हो पा रही। जब हमें प्रोजेक्ट्स के लिए धन पर बात करने की जरूरत होती है तो मंत्री तीसरे शख्स के जरिए संदेश भेजते हैं। हम निराश हैं कि स्थानीय विधायक होने के बाद भी हमें अपने काम के लिए तीसरे व्यक्ति से संपर्क करना पड़ रहा है। नाराज विधायकों ने यह भी शिकायत की कि अधिकारियों के तबादले के लिए उनकी सिफारिशों को गंभीरता से नहीं लिया गया। पत्र के मुताबिक अधिकारियों के तबादलों के लिए हमारे अनुशंसा पत्रों पर विचार नहीं किया जा रहा। कोई भी अधिकारी हमारी बात नहीं सुन रहा। इन नेताओं ने सीएम से तत्काल इस मामले में हस्तक्षेप किए जाने की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अजीत पवार ने फंड का ऐसा फंडा चला जिससे शरद पवार गुट में एक बार फिर से टूट हो सकती है। जयंत पाटिल जो अब तक शरद पवार के करीबी हैं, वे भी पाला बदलकर अजीत पवार के साथ जा सकते हैं। विधायक विकास निधि आवंटन के सहारे अजीत पवार ने ऐसी छड़ी घुमाई है जिससे शरद पवार की सारी रणनीति धरी की धरी रह गई। वित्त मंत्री अजीत पवार ने 1500 करोड़ रुपए की पूरक मांगों के लिए निधि आवंटित की है।
अजीत पवार ने इस फंड आवंटन में एकनाथ शिंदे गुट को अच्छा खासा फंड दिया। खासतौर पर भारत गोगावले को उनके चुनाव क्षेत्र में विकास के लिए 150 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। फिलहाल गोगावले का मुद्दा विधायकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। अजीत पवार के वित्त मंत्री बनने का विरोध कर रहे हैं। शिंदे गुट ने यह आरोप लगाया था कि महाविकास सरकार में अजीत पवार वित्त मंत्री रहते हुए शिवसेना के विधायकों को फंड देने में पक्षपात किया था। इस बार अजीत पवार ने एकनाथ शिंदे गुट की सारी शिकायतों को दूर करने का प्रयास किया है। महाराष्ट्र की सियासत में चर्चा इस बात की भी है कि भले अजीत पवार एनसीपी के एक बड़े धड़े को लेकर अलग हो गए हों, बावजूद इसके उन्होंने फंड आवंटन में 2 खेमों का पूरा ख्याल रखा। अजीत पवार ने पूरी एनसीपी को 580 करोड़ रुपए दिए, जिसमें पूर्व हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे को 280 करोड़ और भतीजे रोहित पवार को 210 करोड़। जयंत पाटिल ने बताया कि उन्हें 20 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। कहा जा रहा है कि अजीत पवार जयंत पाटिल को भी अपने मिलाने के लिए प्रयास में हैं। आने वाले दिनों में जयंत पाटिल भी अजीत पवार के इस गुट में शामिल हो सकते हैं। जानकारों का ये कहना है कि पाटिल सिंचाई विभाग की मांग कर रहे हैं। अगर उन्हें मनमाफिक विभाग मिल गया तो वह अजीत पवार के खेमे में जा सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो जयंत पाटिल के खेमे के विधायक भी उनके साथ चले जाएंगे, जो कि शरद पवार के लिए एक बड़ा झटका होगा। लेकिन रोहित पवार और अजीत पवार के साथ जाने की संभावनाएं काफी कम हैं। हालांकि अजीत पवार ने अपने पूर्व सहयोगी जितेंद्र आव्हाड को फंड नहीं आवंटित किया है। इसको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि इस बात के लिए शिंदे गुट ने अजीत पवार पर दबाव बनाया था। शरद पवार के कई विधायक जिन्हें फंड नहीं मिला है या फिर फंड कम मिला है, उनमें बेचैनी का माहौल है। उन्हें लग रहा है कि अजीत पवार के साथ जाने में फायदा है। उनका मानना है कि जनता के काम करने के लिए फंड की जरूरत होगी, जिसे सिर्फ अजीत पवार ही दे सकते हैं। ऐसे में भविष्य में अगर दोबारा एनसीपी में टूट हो तो इसमें कोई अचरज नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बहाना तो मणिपुर का है, लेकिन पीएम मोदी ने जैसे ही विपक्षी गठबंधन के नाम को लेकर जिस तरह से हमला किया, उसके लिए विपक्ष तैयार नहीं था। इसी वजह से हमले के कारण वो बौखला गए और आनन फानन में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर डाली, और अब उसे पेश भी कर दिया, जिस पर बहस होनी है। असल में पीएम मोदी ने कहा था कि अंग्रेजों ने ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी और उसी ने ईस्ट इंडिया कंपनी भी बनाई। इंडियन मुजाहिदीन की स्थापना आतंकियों ने की और पीपल फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम में भी इंडिया है। मोदी का इतना कहते ही हंगामा शुरू हो गया और फिर ये अविश्वास प्रस्ताव, मतलब पीएम मोदी का तीर एकदम निशाने पर लगा। विपक्ष ने सरकार के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक 4 साल पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने 2023 में ही अपनी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की भविष्यवाणी की। मणिपुर में जारी हिंसा और राज्य में बिगड़ते हालात को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस और भारत राष्ट्र समिति ने भी लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया। ऐसे में पीएम मोदी की भविष्यवाणी का 2018 का एक वीडियो वायरल हो रहा है। असल में 2023 में सदन में अपनी अंतिम भाषण में पीएम मोदी ने कहा था कि आप खूब तैयारी करो, इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सके। पीएम मोदी के इस बयान के बाद लोकसभा में लोग खूब हंसे। 2018 में एनडीए के प्रचंड बहुमत से विश्वास मत जीतने के बाद पीएम मोदी ने ये बयान दिया था। 2018 में तेलुगु देशम पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी, जिसका विपक्ष के कई दलों ने समर्थन किया था। तत्काल लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने विश्वास मत की इजाजत दी थी। हालांकि इस अविश्वास प्रस्ताव पर हुई वोटिंग के दौरान एनडीए को 314 वोट्स मिले। पीएम मोदी ने तब कहा था, मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप अच्छी तैयारी करें। 2023 में आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए एक और मौका मिलेगा। पीएम मोदी की इस भविष्यवाणी को लेकर विपक्ष ने खूब हंगामा किया। उनके इस बयान को विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी का अहंकार बताया। वहीं पीएम मोदी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि ये हमारा समर्पण भाव है। अहंकार का परिणाम है कि आप 400 से 40 पर आ गए। हमारी सेवा भाव की नीति है कि हम 2 से यहां तक पहुंच गए। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव का हश्र क्या होगा, ये तो उन्हें भी पता है, लेकिन पीएम मोदी की तब कही बातें आज हकीकत बन गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। मणिपुर हिंसा का ठीकरा बीजेपी ने राहुल गांधी पर फोड़ दिया। राहुल गांधी के मणिपुर जाने के बाद से वहां हिंसा की घटनाएं ज्यादा हुई।
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में इसी वजह से मणिपुर की हिंसा का कारण राहुल गांधी को बताया और कहा कि राहुल गांधी ने ही वहां हिंसा भड़काई। स्मृति ईरानी मणिपुर के मुद्दे पर एक सवाल से भड़क गईं। केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस मणिपुर हिंसा के तथ्य को छिपा रही है। उन्होंने यहां तक आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मणिपुर में आग लगा दी। स्मृति ईरानी का तीखा हमला प्रश्नकाल के दौरान आया। कांग्रेस सांसद अमी याज्ञनिक ने पूछा कि क्या महिला मंत्री मणिपुर पर बोलेंगी। अमी याज्ञनिक ने प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्न पूछते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी से जानना चाहा कि वे और मंत्रिमंडल में उनकी महिला सहयोगी मणिपुर के मुद्दे पर कब बोलेंगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि क्या आपके भीतर मादा है, साहस है, आप छत्तीसगढ़ के बारे में बोलें। क्या आप में साहस है कि आप राजस्थान के बारे में बोलें। क्या आप में साहस है कि आप बिहार के बारे में बोलें। क्या आप में साहस है कि आप लाल डायरी के बारे में बोलें। उन्होंने सवाल किया कि उनमें इस बारे में बात करने का साहस कब होगा। एक कांग्रेस नेता के वहां जाने के बाद मणिपुर जलने लगा, ये बताने की हिम्मत कब होगी। राहुल गांधी ने मणिपुर को कैसे आग में झोंक दिया। स्मृति ईरानी ने कहा कि आप में इतना साहस है कि आप कांग्रेस शासित राज्यों में होने वाले बलात्कार की घटनाओं के बारे में बात करें। उन्होंने कांग्रेस सदस्य को नसीहत दी वह इन घटनाओं पर अनावश्यक दबाव न बनाएं। इससे पहले लोकसभा में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र मणिपुर पर चर्चा करने को तैयार है और उन्होंने दोनों सदनों के विपक्ष के नेताओं को पत्र लिखा है। उन्होंने विरोधी दलों के नेताओं के अनुकूल माहौल बनाने का भी आग्रह किया ताकि इस मुद्दे पर रचनात्मक तरीके से चर्चा हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। लालू यादव के साथ नीतीश कुमार सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे हैं। एक तरफ तो उन्होंने तेजस्वी यादव को सीएम पद की पुड़िया दे रखी है और दूसरी तरफ आरजेडी के मंत्रियों को अपनी मर्जी से काम नहीं करने देते। ताजा मामला भूमि सुधार विभाग में ट्रांसफर को रद्द किए जाने का है, जिसको लेकर विवाद गहराता जा रहा है। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के करीबी मंत्री के विभाग के 480 कर्मचारियों का ट्रांसफर रद्द कर दिया। कारण बताया जा रहा है जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनने के कारण नीतीश कुमार नाराज थे। बड़ी बात यह कि ट्रांसफर को लेकर 15-20 दिनों से विवाद गहराता हुआ नजर आया। भूमि सुधार मंत्री आलोक महतो ने ट्रांसफर की लिस्ट को निरस्त करवाने के लिए सीएम नीतीश कुमार के पास भेजा था। पटना के कारगिल चौक पर आयोजित कार्यक्रम के बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव राबड़ी देवी के आवास पर गए। जानकारी है कि वहां नीतीश कुमार ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। ये मुलाकात 15 मिनट तक चली। नीतीश कुमार ने रद्द किए गए ट्रांसफर के सवाल पर स्पष्ट कर दिया कि फ्रेश तरीके से ट्रांसफर किया जाएगा। ट्रांसफर रद्द मामले पर बीजेपी नेता और पूर्व राजस्व मंत्री भूमि सुधार मंत्री राममूरत राय ने बयान दिया। उन्होंने बयान में कहा कि सीएम नीतीश कुमार के आसपास भूमाफिया अधिकारी बैठे हैं। उन्हीं के फीडबैक पर राजस्व कर्मचारियों का तबादला रद्द किया जाता रहा है। राममूरत राय ने कहा कि अंचलाधिकारी के तबादले में सीएम का निर्देश रहता है कि एमएलए और एमएलसी की अनुशंसा सुने। ऐसे में मंत्री और विधायकों पर काफी दबाव होता है। विधायक ऐसे राजस्व कर्मचारियों की अनुशंसा कर देते हैं जिनका समय नहीं पूरा हुआ होता है, जूनियर का अनुशंसा कर देते हैं। ऐसे अफसरों को ट्रांसफर नहीं किया जाता। तब विधायक को लगता है कि मेरी नहीं सुनी गई। फिर वे सीएम और अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं के पास पहुंच जाते हैं, शिकायत कर देते हैं। शिकायत पर सीएम नीतीश ने अपने पीए को इसे देखने को कहा। सीएम के पीए भूमाफिया हैं। सीएम नीतीश कुमार के पीए कह देते हैं कि ट्रांसफर गलत हुआ और इसके बाद सीएम नीतीश कुमार तबादला रद्द कर देते हैं। राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि जिस समय राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में ट्रांसफर की प्रक्रिया चल रही थी, उस समय मंत्री आलोक मेहता बीमार थे। संभव है कि उस समय ये चूक हो गई होगी। मंत्री खुद चाहते थे कि ट्रांसफर रद्द हो जाए। इससे पहले राममूरत राय जब भूमि सुधार विभाग के मंत्री थे, तब भी ट्रांसफर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रद्द कर दिया था। मंत्री राम नारायण मंडल के समय भी ट्रांसफर को रद्द कर दिया गया था। कहने का मतलब ये कि भूमि सुधार विभाग में ट्रांसफर को लेकर पहले भी कई बार सवाल उठते रहे हैं। नीतीश कुमार चाहे भाजपा के साथ रहें या फिर आरजेडी के साथ, जब ट्रांसफर रद्द किया जाता है तो पब्लिक डोमेन में पहली बात जो आती है वो ये होती है कि पैसे का लेन देन हुआ होगा। लेकिन अभी के समय आलोक मेहता के मंत्रीकाल में ये कहा जा रहा है कि ट्रांसफर में जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनी गई, इसलिए मुख्यमंत्री ने रद्द कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। यूपीए काल में हुए कोयला घोटाला मामले में कांग्रेस के नेता को 4 साल की सजा सुनाई गई है। यूपीए सरकार के दौरान कई बड़े बड़े घोटाले हुए थे। उन्हीं में से एक कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले का मामला था और इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा और उनके बेटे देवेंद्र दर्डा को 4 साल जेल और 15 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
कंपनी मैसर्स जेएलडी यवतमाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मनोज कुमार जायसवाल को भी अदालत ने मामले में 4 साल जेल और 15 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी है। दिल्ली की विशेष अदालत ने मामले में एक अन्य दोषी पूर्व कोयला सचिव HC गुप्ता को 3 साल के जेल की सजा दी है और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। सीबीआई ने अदालत से मामले में दोषियों को अधिकतम सजा दिए जाने की मांग की थी। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कोर्ट से कहा था कि दोषी सेहत का हवाला देकर कम सजा की मांग नहीं कर सकते हैं। मामले में दोषियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। दोषियों के वकील ने कोर्ट में कहा था कि मामले में ट्रायल पूरा करने में 9 साल लग गए। इतने सालों तक मेरे मुवक्किलों ने प्रताड़ना सही। अधिकारी तो दिल्ली के रहने वाले हैं, लेकिन दूसरे लोग दूसरे राज्यों से सुनवाई के लिए अदालत आना होता था। दोषियों के वकील ने कहा था कि गवाहों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी प्रोसिक्यूशन की होती है। अगर वे उनको सुरक्षित नहीं रख सकते तो ये उनकी गलती है। उन्होंने कहा कि सभी कोल ब्लॉक नक्सल प्रभावित क्षेत्र से जुड़े हुए थे। अगर वे लग जाते तो उन क्षेत्रों की स्थिति आज कुछ और होती। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं के तहत पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा और उनके बेटे देवेंद्र दर्डा और पूर्व कोयला सचिव HC गुप्ता, 2 वरिष्ठ अधिकारियों KS क्रोफा और KC सामरिया और कंपनी मैसर्स JLD यवतमाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मनोज कुमार जायसवाल को दोषी ठहराया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। मॉनसून सत्र में भाग लेने के लिए संसद पहुंचे आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। वजह एक काला कौवा है जिसे चोंच मारने का दिल आया तो उसने राघव चड्ढा के सिर में चोंच मार दी और कैमरे में ये तस्वीर कैद हो गई। हद तो तब हो गई जब आम आदमी पार्टी को ये कौवा भी हंस दिखने लगा। बीजेपी ने भी उनकी इस तस्वीर को ट्वीट करके मजे लेते हुए लिखा, झूठ बोले कौवा काटे, आज तक सिर्फ सुना था, आज देख भी लिया। कौवे ने झूठे को काटा, लेकिन बड़ी बात यह कि राघव चड्ढा को उस काले कौवे में हंस दिखने लगा और उन्होंने बीजेपी के इस ट्वीट का जवाब दिया। उन्होंने बीजेपी के इस ट्वीट पर ही रीट्वीट करते हुए लिखा कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुनका, कौवा मोती खाएगा, आज तक सिर्फ सुना था, आज देख भी लिया। राघव चड्ढा का ये जवाब एक तरह से उस खिसियाए हुए व्यक्ति का जवाब लगता है जो कुछ कर नहीं सकता सिवाय झेंपने के। राघव चड्ढा ने भी अपनी झेंप मिटाने के लिए ऐसा ही किया। राघव चड्ढा की यह तस्वीर 24 जुलाई की है। वह राज्यसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने के बाद फोन पर बात करते हुए आ रहे थे। इतने में उनके सिर के ऊपर कौवा आकर चोंच मारने की कोशिश करने लगा, लेकिन उन्होंने नीचे झुककर अपने सिर को बचा लिया। इस दौरान उन्हें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल होते ही लोग भी तरह तरह के कमेंट्स करने लगे। एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि लोकतंत्र पर सीधा हमला। एक अन्य ने लिखा था कि संसद परिसर में आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा को चोंच मार गया कौवा। वहीं किसी ने तो इसे अपशगुन होना भी बताया। एक दूसरे यूजर ने लिखा, ये सब लोकतंत्र की आवाज को दबाने की कोशिश है। तो एक अन्य यूजर ने लिखा कि इसके पीछे बीजेपी का हाथ हो सकता है, सर जी को इसके खिलाफ आंदोलन का ऐलान करना चाहिए। ऐसे ही कई तरह के कमेंट्स की सोशल मीडिया पर भरमार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।